हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लासेज पीसीएम। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक की शुरुआत करेंगे। इसमें डिटर्मिनेंट के इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। चलिए देखते हैं सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट, और इसके लिए रैखिक समीकरण हम देखेंगे पहले, जो कि सारणिक के रूप में बदला जाना है। कैसे ये बदलता है हम इसी को आपको बताने वाले हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक इक्वेशन के फॉर्म में हम लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? x के पावर 1 और y के पावर 1 के रूप में जो भी हमें फॉर्मेट मिलता है वह लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण होता है। यहाँ पर a, b, c, d, e और f, यहाँ पर कोई 2, 3, 5, 3/2 कोई संख्या वगैरह है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका हमें मैट्रिक्स फॉर्म फाउंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? a, d, b, e यहाँ पर लिखेंगे। देखिए x का कॉमन क्या है यानी कि कोफैक्टर a, d, y के लिए क्या है? b और e, और दोनों में x और y ये जो है वो इसको इधर लिख लेंगे, x और y, और इक्वल टू वाले स्टेप को इधर लिख लेंगे, c और f। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन के रूप में समझना चाहेंगे तो कैसे समझेंगे इसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ax प्लस by इक्वल टू c, और दूसरा क्या है यहाँ पर? ये वाला dx प्लस ey इक्वल टू f। तो यही दोनों इक्वेशन हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिए हैं। अब इसमें एक बात याद रखिए, कैपिटल ब्रैकेट के रूप में जो भी हमें फॉर्मेट प्राप्त होता है वह मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह होता है। याद रखेंगे ना इसको? इसमें देखते हुए बताओ कि इसका आव्यूह क्या होगा? a, b और नीचे d और e। इस आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स का सारणिक रूप प्राप्त करने के लिए दो सीधी लाइन में इन्हीं को अटेंड कर लेंगे। जैसे a, b, तो a और b लिख लिए, नीचे d और e है तो नीचे हम d और e लिख लेते हैं। तो ये आव्यूह है और ये आपका सारणिक रूप है। इसमें एक बात आपको जानना जरूरी हो जाता है कि इसमें रो और कॉलम क्या होता है। रो क्षैतिज आव्यूह होता है और कॉलम ऊपर से नीचे की ओर चलोगे तो हमें मिलेगा, स्तंभ कहते हैं इसको। तो इधर की ओर चलने पर रो मिलता है और नीचे की ओर चलने पर कॉलम मिलता है। तो इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, इसको C1 कहते हैं और इसको C2 कहते हैं। एक बात माइंड कीजिएगा कि सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट को डी फॉर डिटर्मिनेंट्स के रूप में भी कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट को कहीं कहीं पर डेल्टा के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? और कहीं कहीं तो इसको DET, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के द्वारा भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ये जो आव्यूह है उसका सारणिक रूप जो यहाँ लिखा हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल ब्रैकेट न अप्लाई करके इसको सीधी लाइन के रूप में लिख करके सीधी लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जरा क्या करते हैं इसमें, यही चीज़ अटेंड करेंगे, a, b, d और e। अब बात आती है कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसका सॉल्यूशन अटेंड करने के लिए पहले इधर की ओर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करके इधर की ओर, तो ae माइनस bd, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी को डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? अगर आव्यूह को
ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक लाइन ड्रा कर लें तो वो भी डिटर्मिनेंट ही होता है। ऐसे इधर से लाइन खींच लोगे तो इसको डिटर्मिनेंट के रूप में हम जानेंगे। ठीक, अब बात आती है सामने कि सारणी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है। सारणिक सदैव वर्ग आव्यूह का बदला हुआ रूप होता है। क्या होता है? सारणिक सदैव स्क्वायर मैट्रिक्स का चेंज किया गया फॉर्म होता है। इसकी कोटि 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, n भी संभव है। ठीक है ना? n का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका जो इंटरमीडिएट कोर्स है उस इंटरमीडिएट कोर्स में n की मैक्सिमम वैल्यू 3 तक लिया गया है। ठीक, इसके लिए कुछ उदाहरण हम देने जा रहे हैं, वह उदाहरण आपके सामने आ रहा है। प्रथम कोटि के आव्यूह की सारणिक डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यहाँ पर 1 को हम अटेंड करने जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए, यदि मैट्रिक्स A इक्वल टू है कैपिटल ब्रैकेट के अंतर्गत स्मॉल a, मतलब कि 1 इंटू 1 ऑर्डर में 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होता है ना, इसके अंदर एलिमेंट केवल 1 होगा। ठीक, तब उसी मैट्रिक्स A को अगल बगल 2 ऊर्ध्वाधर लाइन खींच देंगे तो ये सारणिक हो गया। ठीक, इस सारणिक को एलिमेंट, इसका सॉल्यूशन अंदर A होगा ये। ठीक, तो इसको, इसी चीज़ को हम डिटर्मिनेंट ऑफ A भी कहते हैं और इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया स्मॉल a। हम अभी पिछले स्टेप में बताए थे कि सारणिक को कहीं कहीं पर डेल्टा के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारणिक का प्रथम प्रकार क्या था? प्रथम कोटि के आव्यूह के सारणिक। अब इसी चीज़ के अगला स्टेप हम सामने लाने जा रहे हैं, द्वितीय कोटि के आव्यूह की सारणिक, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 मीन्स इसका जो ऑर्डर होगा वह 2 इंटू 2 का होगा। जैसे कोई एग्जाम्पल अटेंड कर लेते हैं, वह एग्जाम्पल A, B, C और D का ये मैट्रिक्स हो गया, आव्यूह हो गया। अब इसी A को अगल बगल 2 ऊर्ध्वाधर लाइन खींच देंगे तो ये हो गया सारणिक, यानी कि डिटर्मिनेंट A के लिए। इसको हम DET फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, 2 ऊर्ध्वाधर रेखा के अंतर्गत हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से जरा। इसके डिटर्मिनेंट को ABCD के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए A, B, C और D ऊर्ध्वाधर रेखा के अंतर्गत। इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2, यानी 2 2 4 एलिमेंट है यहाँ पर। गिन करके देखिए 1 2 3 4, ये चीज़ आपको मिला। चलिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इजी एग्जाम्पल के रूप में हम दिखा रहे हैं आपको। चलिए A इक्वल टू अगर ये है तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A को इस तरह से रिप्रेजेंट करके ऊर्ध्वाधर, इसी चीज़ को ये 2 ऊर्ध्वाधर लाइन के रूप में लिख करके हम आगे बढ़ा देते हैं। A, B, C, D इक्वल टू क्या होगा, पहले इधर मल्टीप्लाई कर लो, AD माइनस इधर मल्टीप्लाई कर लो BC, इसी को हम कहते हैं DET, डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसी को कहीं कहीं पर हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल को अटेंड करते हैं। इसका एग्जाम्पल जरा देख लीजिए। इफ़ A इक्वल टू है, मान लीजिए 2 3 4 5, मान लीजिए। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको समझना जरूरी हो जाता है। ये चीज़ देख लीजिए, डिटर्मिनेंट हो गया। पहले हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10 माइनस, फिर इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 12 इक्वल टू कितना सॉल्यूशन हो गया, -2। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू है कहीं नेगेटिव कहीं पॉजिटिव, जैसे 2 -3 और 4 मान लीजिए यहाँ पर 5 है।
इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इधर देखिए, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करके माइनस इधर से लिख करके आगे बढ़ा दीजिए। मिस्टेक इससे नहीं होता है। जैसे 5 इंटू 2 तो या 2 इंटू ये 5 मिला। इधर से देखिए 4 इंटू -3, बीच में निगेटिव करके और 4 इंटू -3। इस तरह से आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे ब्रैकेट लगा करके तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 5 2 या 10 माइनस ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया। 4 इंटू 3 ये 12 इक्वल टू हो गया 22। यही इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में आंसर है। अब आप देखिए इसके बाद अटेंड करने जा रहे हैं ये तृतीय कोटि के आव्यूह की सारणिक, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये चीज़ देखिए, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, यानी कि 9 एलिमेंट इसमें मिलेगा। वही जो होगा 3 ऑर्डर के एलिमेंट को किस तरह से एडजस्ट करते हैं आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अगर मैट्रिक्स है यहाँ पर, सपोज कीजिए A B C D E F G H I I, ये हो गया आपका मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो ए के अगल बगल लाइन खींच देते हैं, उसी को DET डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहते हैं, इसी को डेल्टा कहते हैं। इसके एलिमेंट को ज़रा नोट कर लीजिए जैसा कि इसमें आपको दिखाई पड़ेगा A B C D E F G H I। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे A B C D E F G H I। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये मैट्रिक्स है, इसका ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। इसमें 3 इंटू 3 यानी कि तृतीय कोटि के आव्यूह की सारणिक ये है। ये तृतीय कोटि की आव्यूह हो गई, ये उसका सारणिक है। अब बात आती है कि इस सारणी को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हमें देखना है। इसी से संबंधित एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इसको हम यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल आ गया यहाँ पर। इसी एग्जाम्पल को हम देखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कोई डिटर्मिनेंट ले रहे हैं डेल्टा के फॉर्म में, इसको डेल्टा कहते हैं, यह याद रखिएगा। डेल्टा डिटर्मिनेंट के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। इनके एलिमेंट हमने ले कर लिए हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, अब इसको जहाँ तक सॉल्व करने की बात है, हम आपको इसमें कुछ हिंट देना चाहते हैं कि इनके सॉल्यूशन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। इसके कई प्रोसेस होते हैं, उसमें से एक प्रोसेस ये होगा जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ये इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 का है, ये चीज़ माइंड कीजिए। यानी कि इसके अंतर्गत टोटल एलिमेंट्स 9 हैं। ठीक, अब सॉल्व करने की प्रक्रिया को हम जानने से पहले देख लीजिए क्या करते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वही चीज़ लिखे हैं यहाँ पर, प्लस माइनस प्लस, उसी के ठीक सामने माइनस, यहाँ पर ये प्लस, इस जगह पर माइनस, यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर माइनस और इस जगह पर ये प्लस कर लिया। एक बात और, यानी कि सॉल्यूशन इसको सॉल्व करने के लिए प्रक्रिया बता रहे हैं हम। इस पूरे लाइन को हम क्या कहते हैं, यानी कि R1 कहेंगे, रो 1। इस पूरे लाइन को हम कहेंगे R2, रो 2। इस पूरे लाइन को हम क्या कहेंगे R3, मतलब रो 3। इसके बाद में चलिए रेड पेन से हम दिखा दे रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको C1 कहेंगे। इस पूरे को हम कॉलम C2 कहेंगे और इसको हम कहेंगे यहाँ पर C3। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर चलोगे तो कॉलम मिलता है, स्तंभ मिलता है, और बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर यह पंक्ति मिलता है, रो मिलता है।
चलिए इसको सॉल्व करने की प्रक्रिया को ही तो हमें समझना है। यहाँ पर सॉल्व कीजिए, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। A11 ब्रैकेट, अब इसमें हम करेंगे क्या, जरा इसको A11 को हम छुपा लिए, देखिए अब इनको अटेंड करेंगे इस तरह से और इसको। चलिए पहले इनके डिटर्मिनेंट को ना नोट करके डायरेक्ट सॉल्यूशन नोट कर लें। क्या मिला, A22 इंटू A33 ये वाला। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, A32 माइनस करके A32 इंटू A23, ये प्लस में हो गया। इसके बाद में इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस 12 है ना, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, क्यों कि सॉल्यूशन बाई R1 हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन बाई R1। तो R1 में यही तो है प्लस माइनस प्लस, तो जब हम इसको अटेंड करेंगे तो प्लस ले लिए, इसके बाद में A12 जो लेंगे वह माइनस में लेंगे। इसको जरा छुपा लीजिए इस तरह से, यही तो आपको सीखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर से पहले इधर ही मल्टीप्लाई करोगे, A21 इंटू A33 ये वाला, A21 इंटू A33 माइनस इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या है A31 इंटू A23 ये चीज। इसके बाद में क्या है, R1 के लिए अब ये प्लस में आ रहा है, तो प्लस में यहाँ पर लिख लो ये चीज देख लो जरा, A13 के लिए इसी एलिमेंट को छुपा लो इस तरह से। अब 4 एलिमेंट मिल गया, फिर से हमें बार बार 4 एलिमेंट मिलते हैं। जब भी 4 एलिमेंट मिलता है पहले इधर मल्टीप्लाई करोगे बाद में इधर करोगे, तो इधर वाला पहले मल्टीप्लाई कर लो। क्या मल्टीप्लाई हुआ, A21 इंटू A32 ये वाला, माइनस कितना मिला A31 इंटू A22। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। एक बात आपको याद रखना चाहिए कि हम इस सॉल्यूशन को R1 से सॉल्व करें, ये वाला R1 से सॉल्व करें, या R2 से सॉल्व करें, या R3 से सॉल्व करें, या C1 C2 C3 में किसी से भी सॉल्व करें, और कंप्लीट सॉल्यूशन कम होने के बाद इसके रिजल्ट को हम देखते हैं तो पता चलता है कि वो सब इक्वल मिलेगा। वो आने वाले समय में यही चीज़ आपको हम दिखाने वाले हैं। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। अब आपको इसके बाद में समझना है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। मेन आपकी यही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के वजह से ही हम किसी सॉल्यूशन को सिंपल प्रोसेस से सॉल्व कर लेते हैं। अगर प्रॉपर्टी आप नहीं सीखोगे तो कोई भी डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाता है। आंसर तो आता ही है लेकिन समय आपका बर्बाद होगा। समय की बचत करने के लिए हम प्रॉपर्टी के आधार पर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रहा है यही आपको समझाना चाह रहे हैं। यदि किसी डिटर्मिनेंट की रो तथा कॉलम को परस्पर इंटरचेंज कर दिया जाए, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में पूरी तरह से बदल दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट का मान वही रहता है, नो चेंजमेंट। इसके लिए हम क्या कहना चाहते हैं, जरा इसको देख लो। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल है ये 2, 3, 4, 5, ठीक। तो R1 क्या है 2, 3, R2 क्या है 4, 5। R1 को रो या कॉलम में, R को C में, C को R में बदलना है, तो 2, 3 को नीचे ले आओ 2, 3, और ये 4, 5 इधर जा रहा है तो ऊपर से नीचे लाओ 4, 5। तो इस तरह से रो को कॉलम में पूरी तरह से बदल चुके हैं, या ये कह लीजिए कॉलम को हम रो में पूरी तरह से बदल दिए हैं। इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है। देखिए 2 इंटू 5, पहले तो इधर ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 5 ये हो गया आपका 10,
-4 × 3 हो गया 12। तो इसका सोल्यूशन हो गया -2। इसको भी सॉल्व करके देखिए, 2 × 5 हो गया आपका 10, -3 × 4 = हो गया 12 = -2। तो ये चीज़ चेक कर लीजिए, ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें तो किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होता है। इतनी बात तो समझ में आ गई ना, यही आपको बताना चाह रहे थे हम। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर ये 2 क्या है ज़रा वो देख लीजिए कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो वही रहती है, परंतु साइन चेंज हो जाता है। यानी कि अगर फर्स्ट स्टेज में डिटर्मिनेंट पॉजिटिव था किसी वैल्यू के अंतर्गत, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में 2 स्टेप में परस्पर बदल दिया जाए तो माइनस साइन में वही आंसर आता है। इसका एग्जाम्पल जरा देख लीजिए। एग्जाम्पल के रूप में हम क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे A B C D E F G H I = ये कोई वैल्यू है K, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू कोई है, सपोज कर लीजिए। तो इसके यहाँ पर और यहाँ पर देख लीजिए, ये R1 है और ये क्या है आपका हो गया R2। R1 और R2 को परस्पर इसी में इस पूरे लाइन को यहाँ कर दो, इस पूरे लाइन को यहाँ कर दो, तो जो आपका आंसर आना चाहिए था उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ABC है ना, हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, इस जगह पर ज़रा देख लीजिए। अब क्या करेंगे हम, R1 इंटरचेंज टू R2, यानी R1 को R2 के रूप में और R2 को R1 के फॉर्म में हम इंटरचेंज कर देंगे। ये R1 है, R2 है, पूरे इनको इधर ले आएंगे और ऊपर वाले को बीच वाले लाइन में रख देंगे। तो देखिए ये जो कांस्टेंट के हम लेट किए हैं तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है, तो R2 पहले लिखेंगे क्योंकि R1 R2 इंटरचेंज करना है। तो DEF, तो यहाँ पर लिख लेंगे DEF। फिर इसके बाद में ABC, सबसे नीचे GHI। इसका जो वैल्यू होगा, अगर ऊपर के आया था तो माइनस साइन से के इसका आंसर आ जाएगा। सपोज कीजिए ABCDEFGHI कोई रियल नंबर पुट किया गया हो तो इसका ये जो के वैल्यू होगा कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा। तो इसका जो रो को R1 R2 को आपस में इंटरचेंज कर दें तो ये अगर प्लस में वैल्यू मिला था तो ये माइनस में मिलेगा, अगर ये माइनस में आंसर आ रहा था तो ये प्लस। अब देखिए एग्जाम्पल, डिटर्मिनेंट ऑफ A = यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। इसमें अगर हम मान के चलें कि यह वैल्यू -28 है, ये गिवन है, सपोज कीजिए क्वेश्चन में ये गिवन होगा। तो अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज कर दे का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर R2 और R3 देख लीजिए ध्यान से, R2 और R3, और ये जगह हो जाएगा आपका ये R1, ठीक।
तो इसमें ये चीज़ देखिए, ये रो 1 हो गया, रो 2 और ये आपका हो गया रो 3। अब हम करना क्या चाहते हैं कि रो 2 के रो 3 के पोजीशन पर ले आएं और R3 को R2 को पोजीशन पर लाएं, अर्थात R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दें। तो इसका वैल्यू क्या होगा ये हम जानना चाह रहे हैं। तो लिख लीजिए 2 -3 5, R3 का वैल्यू R2 में पहुंचा दें, जैसे यहाँ पर 1 5 -7, ये वाला लाइन बीच वाले में पहुंचा दिया और बीच वाले लाइन को नीचे पहुंचा दो, जैसे 6 0 और ये 4। इस वैल्यू को अगर फाइंड करने की बात करें तो हम तुरंत देख लेंगे कि R2 और R3 ही आपस में इंटरचेंज हुआ है। इंटरचेंज में हम क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, इसमें प्रॉपर्टी यही है कि साइन चेंज हो जाता है। इसमें ये जो आंसर आ रहा था उसमें एक और निगेटिव आ जाएगा, -28 एक और आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +28। तो ये आपका आंसर है। कहने का मतलब ये रिजल्ट -28 है, तो R2 और R3 पूरा इंटरचेंज कर दिया जाए तो इसका आंसर प्लस में आ जाएगा। अगर प्लस का रिजल्ट किसी और डिटर्मिनेंट के लिए आ रहा होता और R2 और R3 का पूरा लाइन चेंज कर देते तो माइनस में आ जाता। यही है आपका एग्जाम्पल। अब आपको हम प्रॉपर्टी नंबर 3 बताने जा रहे हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर ये 3 आपको हम बताने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 में एक बात याद रखिएगा कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ आपस में समान हो, अर्थात उनके सभी संगत अवयव समान हो, तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई एलिमेंट A B C गिवन है, फिर यहाँ पर D E F हो गया, फिर से दोबारा यहाँ पर D E F ले लें और पूछा जाए कि इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर होगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बात देखिए कि यह लाइन क्या है आपका R1, यह लाइन क्या है आपका R2, यह लाइन आपका क्या है R3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला R2 = R3 इक्वल है दोनों लाइन। तो R2 और R3 दोनों लाइन इक्वल होने के कारण इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर R2 = R3 है। चलिए अब इसके बाद में आपको बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है। प्रॉपर्टी 4 हम बोलने जा रहे हैं, ध्यान से आप सुनोगे। प्रॉपर्टी 4, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अचर राशि के मतलब कांस्टेंट से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त नए सारणी का मान उसके मूल सारणी के मान का k गुना हो जाता है। इसका हम उदाहरण आपके सामने रखने जा रहे हैं, ध्यान से आपको देखना है। देखिए मान लीजिए कोई सारणिक है, सपोज कीजिए ये 2 -3 5 और यहाँ पर है 6 0 4 और यहाँ पर है सपोज कीजिए 5 25 और -35। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको फाइंड करने के लिए इसमें से कुछ ऐसा एलिमेंट है इसमें और इसमें जो तीनों में से कॉमन निकल सकता है, कॉमन हो सकता है। क्या कॉमन है?
5 है, 5 कैसे 5 कॉमन है इसी को आपको देखना है। देखिए ऊपर वाला तो एज इट इज नोट कीजिए, 2 -3 5, इसके बाद 6 0 4 और 5 इंटू 1 ये 5 होता है, 5 इंटू 5 25 होता है, और यहाँ पर 5 इंटू -7 ये भी -35 होता है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 5 5 और ये 5 तीनों में से कॉमन हो गया। कॉमन यही कांस्टेंट के की बात कर रहे थे। चलिए 5 एक लाइन में पूरी तरह से कॉमन कर लिए, तो जो हमें शेष मिल गया, रिमेनिंग पार्ट मिल गया, उसको हम नोट करेंगे जैसा डिटरमिनेंट आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 -3 ये 5 6 0 4 और 5 कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1 मिला। 5 कॉमन हो गया है तो यहाँ पर 5 मिलेगा। एक मिनट, यहाँ पर 5 5 या 25 होता है, और ये 5 कॉमन हो चुका है तो -7 मिला। ठीक, अब इसका वैल्यू हमें चेक करना है कि क्या मिलेगा। तो 5 इंटू इसका वैल्यू हम आपको बताए थे कि इसका वैल्यू कितना होगा, ऊपर के आंसर में चेक कर लीजिए, -28 2 -3 5 6 0 4 और 1 5 -7 का डिटरमिनेंट वैल्यू जो है, इसका वैल्यू है इक्वल टू हो गया माइनस में 140। यही आपका आंसर है। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योग के रूप में लिखे हों तो उस सारणी को उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। यही है प्रॉपर्टी नंबर 5। इस प्रॉपर्टी नंबर 5 को हम इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको दिखाने जा रहे हैं। इस प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपको एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, वो ज़रा देख लीजिए। ये कॉलम C1 में A1 + X1 A2 + X2 A3 + X3 गिवन है। कॉलम C2 में B1 B2 B3 लिखा हुआ है, और कॉलम C3 में C1 C2 C3 लिखा हुआ है। तो इसको दो सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट के रूप में हम कैसे अलग करेंगे, यही इस प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमें बताना है। इसके लिए क्या करेंगे, A1 A2 A3 को ये देखो लिख दिया गया है, फिर B1 B2 B3 को ये नोट कर लिया गया, फिर C1 C2 C3 को लिख दिया गया। अब प्लस करके ये वाला जो प्लस है ना, वो इस प्लस के द्वारा इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर ये वाला टोटल प्लस, यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर दूसरे सारणिक में X1 X2 X3 नोट कर लिया गया, और ये B1 B2 B3 तथा C1 C2 C3 एज इट इज सेम फॉर्म में नोट कर दिया गया। इस प्रकार से यहाँ पर A1 A2 A3 और इस जगह पर X1 X2 X3 अलग अलग है, लेकिन कॉलम C2 और कॉलम C3 दोनों डिटर्मिनेंट में सेम है। इसको ध्यान में रखते हुए हम प्रॉपर्टी नंबर 5 को अप्लाई कर दिए हैं। यही आपको यहाँ पर सीखना था, यही चीज़ आपको बताना चाह रहे थे, ध्यान से देखना है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स यहाँ पर नोट कर लिए, ए एक्स, फिर से बी 2x एक्स बी और y, सी जेड। तो यहाँ पर लिख देंगे सी जेड, और ये एक डिटर्मिनेंट हो गया। प्लस करके दूसरा डिटर्मिनेंट आप जरा देख लीजिए क्या लिखेंगे, ए बी सी, यहाँ पर लिख दीजिए ए बी सी। इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे ये 2x 2y 2z, 2x 2y 2z, फिर XYZ x y, और ये हो गया आपका z। इसके बाद क्या करना है वो चीज़ देखिए, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए जैसा दिखाई दे रहा है, और इसमें एक लाइन में 2 कॉमन कर लीजिए। कॉमन करने की प्रक्रिया आपको हम बता चुके हैं पहले।
उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो लिखते हैं जैसा दिखाई दे रहा एज इट इज़ हम पूरा छाप लेंगे। ए बी सी, फिर से ए बी सी एक्स वाई जेड, और 2 यहाँ पर कॉमन करने के बाद क्या मिला उसको देख लीजिए। ए बी सी, फिर से 2 कॉमन होने पर एक्स वाई जेड, और फिर से तीसरी लाइन में एक्स वाई जेड। इसके पिछले प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। यहाँ पर R1 इक्वल टू R2 होने के कारण ये 0 हो गया, प्लस 2 कॉमन हो चुका है यहाँ पर क्या देख रहे हैं, R2 लाइन और R3 लाइन 2 लाइन इक्वल होने के कारण यह डिटर्मिनेंट भी 0 हो गया। इस प्रकार से इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना मिला, ये 0 हो गया। तो ये चीज़ आपका एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अचर राशि स्मॉल m हो सकता है या स्मॉल n हो सकता है या k हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, इसके कांस्टेंट से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ दें या घटा दें, फिर भी सारणिक का मान परिवर्तित नहीं होगा, अपरिवर्तित रहता है। इस चीज़ को हम इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझाना चाहते हैं। जरा इसमें देखिए, यहाँ पर डिटर्मिनेंट गिवन है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 एलिमेंट के अंतर्गत। तो हम क्या करना चाहते हैं, A1 A2 A3 इसको छाप लीजिए, यहाँ पर A1 A2 A3 छाप लिए। इसमें M ये वाला मल्टीप्लाई करके इनको इसी कॉलम C1 में जोड़ दीजिए। इन सब में हमने क्या कर दिया, प्लस करके इन सब में स्मॉल m मल्टीप्लाई करके इनको इसी में जोड़ दीजिए। तो मिला हमें ये MB1 स्मॉल MB2 स्मॉल MB3। अब ये कॉलम C2 को नोट कर लीजिए, B1 B2 B3 के फॉर्म में। कॉलम C2 को, कॉलम ये जो दिखाई दे रहा है इसको नोट कर लें, C1 C2 C3। ये अगर हम एक्सपेंशन करें तो ये इसी के बराबर होगा। चलिए अभी तो जोड़ दें और घटा दें, इसकी बात कर रहे थे ना, उसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए ये 2 लाइन हमने इसमें नोट कर लिए। कई तरह से एग्जाम्पल को हम पेश करते हैं, उसमें दूसरा फॉर्मेट आपको हम दिखा रहे हैं, जरा उसको भी देखिए। तो ये जो C1 C2 2 कॉलम हैं उनको एज इट इज नोट कर लीजिए, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं। तो A1 A2 A3 नोट कर लिया। फिर से यहाँ पर B1 B2 B3 नोट कर लिया, ये कॉलम C2 के लिए। और इसके बाद कॉलम C3 की बात करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये C1 C2 C3 तो नोट कर ही लिए, C1 C2 C3। इसमें अगर हम माइनस करके, ये देखिए हम माइनस करके कर दिया ना, कांस्टेंट स्मॉल n मल्टीप्लाई करते हुए हम क्या कर देंगे, ये कॉलम C1 को या कॉलम C2 के एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। चलिए हम कॉलम C1 के एलिमेंट को इसी में ऐड कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, ये A1 हो गया, यहाँ पर A2 लिख दे रहे हैं हम, और यहाँ पर A3 लिख दे रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अभी यही आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। यही प्रॉपर्टी नंबर 6 है। यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स दे दिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।